हाँ जी, आज हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है जबकि आपको हार्मोनिक फंक्शन गिवन हो। जैसे कि यहाँ पे गिवन है आप लोगों को हार्मोनिक फंक्शन क्या गिवन है, यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x² y। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन चेक करने के लिए क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये जो समीकरण है, क्या ये फंक्शन जो गिवन है, ये इक्वेशन या फंक्शन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कह सकते हैं हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन सहयुग्मी प्रसंवादी फलन ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। ये रही हमारी लाप्लास इक्वेशन, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x एंड y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आप लोगों के del u बाय del x करेंगे, del u बाय del x केवल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट यूज में लेंगे हम। तो इधर x का कोई भी फर्स्ट टर्म में x का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। माइनस y x का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ऑलरेडी 3y यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपके माइनस 6xy। इसी तरह से इसका एक और बार x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आता है आपके, ये आएगा del 2u बाय del x स्क्वायर इक्वल्स टू x का करेंगे 1, बाकी कांस्टेंट के जैसे काम आएंगे तो माइनस 6y। इसी तरह से del y बाय del u बाय del y यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, y क्यूब का आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y। इसका जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का हो गया 1, बाकी का 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और बार करते हैं हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा, del 2u बाय del y स्क्वायर, क्या आ जाएगा, del 2u बाय del y स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 6y। इधर ये अगला पार्ट 0 आ जाएगा, दोनों को ऐड किया हमने, दोनों को ऐड किया क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब अतः u जो है वो एक प्रसंवादी फलन है, हार्मोनिक फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक ज्ञात करना है। कॉन्जुगेट हार्मोनिक ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो फर्स्ट जो स्टेप बताई थी मैंने आपको, फर्स्ट मेथड जो है आपके पास ये है। हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक जो होता है v इक्वल्स टू होता है आपके v x y। v क्या होता है, x एंड y का फंक्शन होता है और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dv, जब हम v का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो दो पार्ट में टूटेगा, एक बार x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन dx प्लस y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन dy। इसी तरह से किया जा सकता है। ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्ट और आ जाता है, जैसे अगर x y z होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके del v बाय del z dz। ठीक है, अब CR इक्वेशन चूंकि एनालिटिक फंक्शन होता है, प्रसंवादी फलन का दूसरा पार्ट जो होता है वो भी एनालिटिक फंक्शन को ही, एनालिटिक फंक्शन का ही एक पार्ट होता है। और CR इक्वेशन से हमें पता है CR इक्वेशन किसके लिए होती है, एनालिटिक फंक्शन के लिए, एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो ये जो आ जाएगा आपके पास del u बाय del x इक्वल्स टू del v बाय del y, तथा यहाँ पे दूसरा पार्ट आ जाएगा del u बाय del y इक्वल्स टू माइनस del v बाय del x। ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, del v इक्वल्स टू dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dv इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस del u बाय del y dv बाय del v बाय del x की जगह ये यहाँ से लिख सकते हैं, तथा dx प्लस del u बाय del x dy। वैल्यूज रख देंगे जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया, इनकी वैल्यूज रखी हमने, ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x dx, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर v निकालना है हमारे को, हमने dv निकाल रखा है यहाँ पे, तो दोनों ओर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे। दोनों ओर समाकलन किया, दोनों ओर समाकलन करने पे आगे की स्टेप्स क्या आ जाएगी आपके पास, इसे अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते,
इसके लिए हम इधर तो आ जाएगा आपके v, इधर आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम आगे सॉल्व करने पे ये देखें तो ये यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y नहीं है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, फुल इंटीग्रेशन है। तो फुल इंटीग्रेशन में क्या होता है, फुल इंटीग्रेशन में जितने वेरिएबल हैं उन सभी को वेरिएबल के जैसे ही काउंट करना है आपको, किसी को भी कांस्टेंट के जैसे काउंट नहीं कर सकते। कांस्टेंट मानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आगे वाली टर्म जो लिख लेते हैं, आगे आ जाएगा आपके पास 3y² dx माइनस 6xy dy। इस पार्ट का हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें y नहीं है, कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3x³ आ गया, x² का करेंगे x³/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपके पास। अब ये वाला जो पार्ट है इसका, इसे हम अगर ध्यान से देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, क्या आ जाएगा आपके पास दो पार्ट में 3y² dx प्लस 6xy dy। ठीक है, अब यहाँ पे dx आ रहा है और उसके साथ वेरिएबल क्या आ रहा है, y² आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है x भी आ रहा है लेकिन dy आ रहा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जैसा डिफरेंशियल इक्वेशंस जब पढ़ी थी तब हमने देखा था कि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद है, हम यदि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, एक टर्म लेते हैं 3xy², इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है आप लोगों के पास, डिफरेंशिएशन किया अगर आपने 3, सबसे पहले x का होगा और y इसी तरह रहेगा, क्या आ जाएगा 3y² प्लस, और इसी के साथ क्या आ जाएगा, x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा dx प्लस, आगे क्या आएगा, आगे किया हमने इसका तो ये आ जाएगा y² का 6y dy, सॉरी y² का क्या हो जाएगा, y² का हो जाएगा 2y dy, 3 पहले से तो ये हो जाएगा आपके पास 6x एज ए कॉन्स्टेंट y और dy। ठीक है, यही टर्म आ रही है आपके यहाँ पे भी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से ये d का साइन हट जाएगा, डिफरेंशिएशन का d और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा x³ माइनस 3xy², ये आ गया आपके पास v। ठीक है, अब हम इसका आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, एनालिटिक फंक्शन निकालना है, एनालिटिक फंक्शन, अतः एनालिटिक फंक्शन होगा, क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, u की जगह वैल्यू रखेंगे y³ माइनस 3x² प्लस आयोटा v की वैल्यू x³ माइनस 3xy²। ये आ गया आपके पास एनालिटिक फंक्शन। आप चाहें तो इसे मिलने थॉमसन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं एक बार उससे सॉल्व होता है या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे, मिलने थॉमसन मेथड क्या है, जिसमें हमें कॉन्जुगेट नहीं निकालना पड़ता है, केवल एक हार्मोनिक फंक्शन का एक पार्ट, हार्मोनिक फंक्शन गिवन हो, एक रियल हार्मोनिक फंक्शन जो है वो गिवन हो, उससे हम सॉल्व करते हैं, एनालिटिक फंक्शन डायरेक्ट निकालते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसके लिए हम del u/del x को तो मान लेते हैं, del u/del x क्या आया था आपके पास, माइनस 6xy, इसे मान लेते हैं हम 5(1)xy। del u/del y क्या आया था आपके पास, ये आया था 3y² माइनस 3x², 5(2)xy, इसको 5(2) मान लिया। तो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, एनालिटिक फंक्शन बनेगा fz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
phi 1 z 0 माइनस आयोटा phi 2 z 0 dz प्लस c, ये बनेगा आपके पास फाइनल। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, ये आ गया आपके पास phi 1 की वैल्यू रखी, phi 1 यहाँ पे x की इक्वल, x की जगह क्या रखना है आपको, x की जगह z, y की जगह 0, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया यहाँ पे रखा आपने, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, z और 0, 0 रखा पूरा 0 माइनस, आगे क्या आ जाएगा, आगे की वैल्यू देखते हैं हम, तो आगे आ गया आपके पास आयोटा phi 2, phi 2 में क्या रखना है आपको, z0, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3 z स्क्वायर dz प्लस c, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपके पास अगला क्या आ गया, इसे देखेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपके पास z क्यूब, ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे z स्क्वायर का z क्यूब प्लस c, ठीक है। अब z क्यूब को जब हम एक्सपांड करते हैं, अगर हमारे को ऊपर और नीचे दोनों के आंसर में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ हमारे ऊपर आया था ये, ऊपर आया था ये वाला आंसर, नीचे आ रहा है z की फॉर्म में, तो z को हमें लिखना पड़ेगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे रखेंगे हम x प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस c, एक्सपांड करिए क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब क्या आ जाएगा, आयोटा y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, ये आ गया, सॉल्व किया इसे, आ गया x क्यूब, ठीक है, x क्यूब आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ आयोटा और है हमारे पास, अभी यहाँ पे भी लगा देते हैं आयोटा, और इन पे पूरे पे लगा दिया हमने आयोटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस आयोटा y क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर y, 3 आयोटा x स्क्वायर y प्लस सॉरी माइनस 3xy स्क्वायर आयोटा, सॉल्व करेंगे आगे, क्या आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई कराया, तो आयोटा वाली टर्म से एक साथ ले लेंगे, यहाँ दोनों तरफ आयोटा नहीं है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, और इससे जब भी आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ -1, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो y क्यूब माइनस यहाँ -1 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर y प्लस आयोटा क्या आ गया आपके पास, x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है आपके, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर, आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके देखिए कि किस प्रकार के आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा आपको इजी मेथड लगता है उसे सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा इजी है, लेकिन लास्ट में जाके ये z की फॉर्म में आएगा, इसे आपको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, केवल इस फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा सॉल्व करते हैं अच्छी बात है, ये सॉल्व करने पे आपके पास दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है, ओके।